हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, डिसोल्यूशन दो प्रकार का होता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में बहुत फर्क है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें कोई भी परिवर्तन आ रहा है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल, कोई पार्टनर आ गया, नया पार्टनर आ गया फर्म के अंदर, तो आपकी जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो गई, नई पार्टनरशिप बन गई। देयर सम चेंज। मान लीजिए कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी उसमें से निकल के चला गया, तो उनकी जो पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो गई, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। फर्म का डिसोल्यूशन मतलब फर्म का बिजनेस बंद, फर्म ही बंद हो गई, खत्म हो गई, बिजनेस को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म जो है अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं करती है, बिजनेस चलता रहता है, आपस में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। पार्टनर्स का ए बी सी डी हो गए, चार हो गए, तो क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। बी चला गया तो ये क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस हम ऑल टुगेदर क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से बिजनेस को वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप किस तरह से किया जाता है और करने के लिए किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होती है, कौन कौन से लेजर्स बनते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमको समझनी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ठीक है, तो किस तरह से करना है, इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और मैं बोलता जाऊंगा अभी थोड़ी देर, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि आपको अपना बिजनेस बंद करना है। अगर बिजनेस बंद करना है तो किस तरह से बंद करेंगे आप। मान लीजिए कि आपका एक स्टेशनरी का बिजनेस है और इस स्टेशनरी के बिजनेस में आप देखिए तो आपके पास फर्नीचर है, आपके पास जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्डिंग है, आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, आपको कुछ लोगों से पैसे लेने भी हैं जिनको हम डेटर्स बोलते हैं, आप जिन सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं उनको आपको पैसे देने भी हैं जिसको आप क्रेडिटर बोलते हैं। तो आपके बिजनेस की कुछ गुडविल भी है। तो ये पूरा बिजनेस आपको बंद करना है, खत्म करना है। तो खत्म करना है तो अल्टीमेटली यू हैव टू सेल ऑल ऑफ योर एसेट्स, इजंट इट। आप कैसे खत्म करोगे बिजनेस को? खत्म करने के लिए आपका मोटिव ये होगा कि टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू कैश। अब स्टॉक, आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो स्टॉक को बेचोगे ना, फर्नीचर को बेचना चाहोगे, बिल्डिंग को बेचना चाहोगे, तभी तो बिजनेस बंद करोगे आप। क्योंकि पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स की बिल्डिंग है, या तो आप में से ही कोई बिल्डिंग खरीदने को तैयार हो जाए, और नहीं तो फिर मार्केट में बिल्डिंग बेचो और उसके बाद जो पैसे आते हैं आपस में बांट लो। इसी तरीके से कुछ करना पड़ेगा। आपके पास जितना सारा स्टॉक रखा हुआ है, अब स्टॉक थोड़ी ना बांटोगे, आप क्या करोगे, इतना स्टेशनरी का सामान आप घर ले जाके करोगे क्या? अल्टीमेटली आपको बिजनेस बंद करना है, इतना सारा स्टेशनरी का सामान आपके किसी काम का नहीं है, तो अल्टीमेटली यू वांट टू सेल दोस गुड्स एंड वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू कैश, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? आप कैश गुड्स को कन्वर्ट करना चाहोगे ना, फर्नीचर को, बिल्डिंग को, गुड्स को, जो आपके डेटर्स हैं उनसे भी आप पैसे लेने चाहोगे, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली यू वांट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ योर एसेट्स इनटू कैश, तो आप उनको बेचोगे। और मगर केवल इतना नहीं है, आपको उन एसेट्स को बेचना तो है, मगर साथ ही साथ आपकी कुछ लायबिलिटीज भी बन रही हैं, तो उन लायबिलिटीज को भी तो आपको सेटल करना है।
उनको भी पैसे देने हैं, है कि नहीं? क्योंकि बिजनेस वाइंड अप करने के लिए आपको जिस प्रकार से एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, उसी प्रकार से आपके ऊपर कुछ लायबिलिटीज हैं, उनको भी आपको पे करना पड़ेगा। और फिर फाइनली जो पैसा आपके पास आएगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो आपके पास जो कुछ भी है ना, जितना भी आपके पास कैश एसेट्स वगैरह जो कुछ भी है, वो सबसे पहले तो आप आउटसाइडर्स को देंगे, बाहर के लोगों को देंगे। और बाहर के लोगों को पैसा अगर पूरा दे देते हैं, उसके बाद भी आपके पास बचता है तो वो पार्टनर्स आप अपने आपस में भी बांट लेंगे। मगर फर्स्ट यू हैव टू पे टू दी आउटसाइडर्स। ये लॉ है कि आपको पहले आउटसाइडर्स को पैसे देने हैं, फिर उसके बाद इनसाइडर्स को देने हैं। तो ये जो मैंने बोला कि आपको सारे के सारे एसेट्स बेचने हैं, सारी लायबिलिटीज को सेटल करना है, ये सब करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले हम ये समझेंगे कि किस तरह से वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है और ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप सारे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को एक जगह पे लेके आते हैं और फिर उनमें से देखा जाता है कि कौन से एसेट्स में से कितना पैसा आ रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा वो भी लिखते हैं। और फाइनल जो बैलेंस आता है वही आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। ये तो मैंने मोटा मोटी आपको बताया, जिससे आपको समझ में फिलहाल कुछ भी नहीं आया होगा, है ना। तो हम एक फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट की हेल्प से अपन समझने की कोशिश करेंगे, मगर कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि किस तरह से हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाता हूँ। ये देखिए, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, सिंपल लेजर है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको आपके जो एसेट्स हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। Step one is that you have to transfer all of your assets to the realization account on the debit side. क्या करना है, आपको अपने एसेट्स जो हैं, आपको बैलेंस शीट दी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो उस बैलेंस शीट में जितने भी आपके एसेट्स हैं, उन एसेट्स को आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। मगर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। सारे एसेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है वो भी समझ लीजिए। सारे एसेट्स मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो भी एसेट्स हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, सारे एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे जो भी आपके पास दिए हुए हैं। मगर कुछ तो ऑलरेडी आपके पास कैश में कन्वर्टेड हैं, उनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं करोगे। कैश है या बैंक है, ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, तो उसको आप नहीं करोगे। एक बात क्लियर है ये? हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एसेट्स, ठीक है, मगर एक्सेप्ट क्या ट्रांसफर नहीं करना है। तो एक्सेप्ट हो गया, कैश नहीं करना है, बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है। इसके अलावा जो पार्टनर्स हैं उनके डेबिट बैलेंसेस भी नहीं करना है। डेबिट बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, क्योंकि है तो वो भी एसेट्स, आपको पार्टनर से जो पैसे लेने हैं वो भी एसेट्स ही हैं, मगर उनको भी आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करोगे। क्लियर है ये? तो कैश आपने नहीं करना है, बैंक आपने नहीं करना है, और जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल और
करेंट अकाउंट हैं उनके डेबिट बैलेंसेस को भी आपको ट्रांसफर नहीं करना है। क्लियर है ये बात एकदम? ठीक है, पक्का? चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, वो एक बात ये है कि जब आप ऐसा कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना है, फॉर एग्जाम्पल डेटर, तो डेटर का प्रोविजन भी बना है। मान लीजिए कि आपका डेटर बैलेंस शीट में लिखा है 10,000 माइनस 1,000 प्रोविजन, तो कॉलम में लिखा होगा कितना, अमाउंट के कॉलम में 9,000 होगा कि नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो साथ में नहीं चल पा रहे हैं, 10,000 लिखा होगा आपका डेटर लेस प्रोविजन 1,000 और आपके अमाउंट कॉलम में कितना आ गया, 9,000। तो जब आप रियलाइजेशन बनाएंगे तो डेटर जब आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो आप 10,000 पे ही करेंगे, ना कि 9,000 पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। एक दूसरा, और साथ ही साथ जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को आप क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपने मान लीजिए डेटर इधर लिख दिया कितना, 10,000, तो आप क्या करोगे, प्रोविजन इधर लिख दोगे कितना, 1,000। क्योंकि करते क्या है, हम एसेट्स जो है वो डेबिट साइड में लिखते हैं और जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्रोविजन भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, है ना, तो उसको भी क्या करना है, क्रेडिट साइड। क्लियर है? ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा। स्टेप 1 है कि आपने एसेट्स जो हैं वो डेबिट ऑफ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने हैं, मगर ध्यान रहे ना तो कैश करोगे, ना तो बैंक को ट्रांसफर करोगे, ना तो डेबिट बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट करोगे, और ऐसा कोई भी एसेट हो जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन रिजर्व वगैरह बना हुआ हो, उसको आप ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे, ना कि नेट वैल्यू पे। ग्रॉस वैल्यू मतलब अभी अभी बताया, 10,000 डेटर माइनस 1,000 लिखा है 9,000, तो 9,000 इज योर नेट वैल्यू और 10,000 इज योर ग्रॉस वैल्यू। तो आप किस पे लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू, दैट इज 10,000। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1। नाउ लेट्स कम टू स्टेप 2। तो स्टेप 2 इज टू ट्रांसफर द लायबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाय लायबिलिटीज करेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटीज करते वक्त क्या ध्यान रखना है वो भी एक बार चलिए देख ले। तो जब आप लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि इंटरनल लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करना है, यू हैव टू ट्रांसफर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या बोला मैंने बोला इंटरनल लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया या पार्टनर्स का लोन अकाउंट हो गया, वो भी आप इधर नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, इंटरनल लायबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे और तो और पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आखिर में देना है। पहले तो ये एसेट्स जो आपके पास हैं that should be used to clear the liabilities of the firm, external liability, उसके बाद बचेगा तो पार्टनर्स को देंगे। इसका मतलब है कि पहला अधिकार बाहर वालों का है, दूसरा अधिकार पार्टनर्स के लोन अकाउंट के लिए है, और आखिर में आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हम लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे मगर पार्टनर के लोन अकाउंट नहीं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी नहीं। तो हम यहां लिखते हैं एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट।
ना तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ना तो पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, अच्छे से समझ में आया। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, अब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे हालांकि आपके आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, मगर दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। चलो ध्यान से सुनो कि यदि क्वेश्चन में आपको मान लीजिए इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दिया हुआ होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में ट्रांसफर करेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। और यदि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, खाली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, तो उसको आप सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मगर यदि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एसेट साइड और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, तो आप एसेट में इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करो और लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर करो। दोनों तरीके से आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता है, मगर ये सही तरीका है क्वेश्चन करने का। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हो स्टॉक और साथ ही साथ दिया हो स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक आप एसेट में ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक रिजर्व आप लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से डेटर दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, तो आप डेटर एसेट में ट्रांसफर करते हो और प्रोविजन फॉर बैड डेट आप लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करते हो। उसी प्रकार से आपको ये भी करना पड़ेगा। मगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो फिर क्या, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसा एसेट्स दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन, कोई रिजर्व वगैरह बनाया हुआ हो, तो उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ही लेके आएंगे, ना कि आप सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल डेटर है और डेटर के साथ प्रोविजन दिया हुआ है, तो डेटर और प्रोविजन दोनों रियलाइजेशन में आएगा। इन्वेस्टमेंट दिया है और इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड दिया हुआ है, तो वो भी आपका रियलाइजेशन में आएगा, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, स्टॉक दिया है और स्टॉक रिजर्व दिया हुआ है, तो वो भी किधर आएगा, रियलाइजेशन में आएगा। मगर यदि मान लीजिए कि केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। यदि मान लो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलो यहां तक क्लियर है। तो स्टेप 1 समझ में आ गया, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड डेबिट बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, मगर इंटरनल लायबिलिटीज और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा कि जो भी एसेट्स जिनके अगेंस्ट कुछ रिजर्व प्रोविजंस बने हुए हैं, उन एसेट्स को ट्रांसफर करते वक्त उन रिजर्व प्रोविजंस को भी दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर केवल अकेला दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। जनरल रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। कंटिजेंसी रिजर्व केवल दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई क्लेम लेम नहीं दिया हुआ है, आप सीधे उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेप। अब समझते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है इन एसेट्स को, ये जो भी एसेट्स, ये जो भी एसेट्स आपने ये पार्टनर्स के जो एसेट्स उनको रियलाइज करने हैं, वो आपने डेबिट साइड लिखे हुए हैं। अब इनको यदि आप बेचते हो तो आपके पास पैसे आएंगे, है ना। इसको अगर आप एक बार सोचो कि अगर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? आप जर्नल एंट्री में कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करोगे, रियलाइजेशन टू एसेट्स। एसेट्स आपके खत्म हो रहे हैं। देखो आप एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट आपका डेबिट बैलेंस होता है, और बढ़ता भी कैसे है? डेबिट करने से। और खत्म कैसे होगा? क्रेडिट करने से। तो ये देखो आपका एसेट खत्म हो रहा है, क्योंकि आप बिजनेस क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो।
तो खत्म करने के लिए आपने पूरा इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो टू एसेट्स। ठीक है, अब इनमें से अगर आपको पैसे मिलते हैं तो कैश आएगा, है ना। तो कैश आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश। तो कैश कहाँ से आया, जो भी एसेट्स में से आपके पैसे आ रहे हैं, यहाँ 4-5 मान लो एसेट्स दिए हुए हैं, डेटर्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसमें से जो भी पैसा आ रहा है आप यहाँ लिखते जाएंगे कि ये पैसा आया, है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे बाय कैश, यहाँ पे आप लिख देना सन्ड्री डेटर्स। अगर मान लो 3-4 एसेट्स में से कुछ पैसे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि ये डेटर्स में से, सॉरी सन्ड्री डेटर्स नहीं, सन्ड्री एसेट्स होगा, गलती से लिख दिया। डेटर्स में से कितना आ रहा है, फर्नीचर से कितना आ रहा है, बिल्डिंग से कितना आ रहा है, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट, और उसका जो भी टोटल होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, है ना, आपने कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि डेटर से इतना पैसा मिला, फर्नीचर से इतना मिला, बिल्डिंग से इतना मिला, तो हम लिख देंगे इससे इतना 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 मिला, ये कैश आया हमारे पास, है ना। इफ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू जर्नल एंट्री तो बड़ा आसान है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। अगर इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, ये समझ में आया। अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक कोई एसेट है जो कि कोई पार्टनर लेके जा रहा है ना। अब यहाँ पे हमने लिखा है डाटा, फर्नीचर, बिल्डिंग, मान लो कोई मशीन भी है जो कि कौन लेके जा रहा है, कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमको उससे पैसे लेने हैं। अगेन आप इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके देखो तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। डेबिट करने का मतलब आपने पैसे उससे लेने हैं, तो उसने अगर कुछ भी हमसे लिया, है ना, क्योंकि हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, तो एक पार्टनर बोलता है कि ठीक है चलो मशीनरी मेरे को ही दे दो, मेरे को क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने आपको ये बताया कि लायबिलिटीज जब ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी नहीं लिखेंगे, नहीं लोन अकाउंट भी नहीं लिखेंगे, मगर यदि पार्टनर का कोई रिलेटिव है जिसने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो जरूर लिखेंगे, वो भले पार्टनर की वाइफ क्यों ना हो। तो पार्टनर की वाइफ ने यदि लोन दिया है तो वो जरूर यहाँ पे लिखा जाएगा, मगर यदि पार्टनर ने लोन दिया है तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि पार्टनर की वाइफ, ठीक है, वो फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी, वो इंटरनल लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। इंटरनल लायबिलिटी किसको बोल रहे हैं, पार्टनर ने ही फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। मगर पार्टनर की वाइफ ने दिया हुआ है, पार्टनर की वाइफ पार्टनर नहीं है, है ना, केवल पार्टनर जो है वो खुद ही पार्टनर है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आया आपको। स्टेप 1 क्या, सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया सिवाय कैश, बैंक और पार्टनर के डेबिट बैलेंसेस, कैपिटल और करंट अकाउंट के, ठीक है। दूसरा अपन ने स्टेप क्या देखा, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो मगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को और पार्टनर्स के लोन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करो। तीसरा स्टेप हमने देखा, हमें ये एसेट्स को क्या करना है, रियलाइज करना है। तो रियलाइज करने के लिए हमने क्या लिखा, बाय, जो बेचते जा रहे हैं उसके लिए बाय कैश। मान लो कोई पार्टनर कुछ लेने के लिए तैयार हो गया तो उसको लिख दिया, उसका नाम लिख दिया, बाय ए, बाय बी कैपिटल वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा अब एक इसमें चीज और आती है जो कि आपको ध्यान रखनी है स्टेप 3 में, वो ये कि मान लो कि क्वेश्चन में आपको एक मशीनरी दी हुई है जो कि आपने डेबिट साइड में लिखा हुआ है, डेबिट साइड में आपने लिख दिया मशीनरी 5000 रुपए, सारे एसेट्स के बारे में लिख दिया है कि डेटर से इतना मिल गया, फर्नीचर से इतना मिल गया, बिल्डिंग से इतना मिल गया, लैंड से इतना मिल गया, मगर ये नहीं लिखा है कि मशीनरी में से कितना लिखा है मिला है। तो फिर क्या करेंगे,
ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि किसी भी एसेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, इसका मतलब है उसमें से कोई अमाउंट हमको नहीं मिला है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसी एसेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है तो हम ये मानते हैं कि उस एसेट में से कोई भी पैसा हमको नहीं मिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाइए स्टेप 4 पे। वो क्या है? वो है लायबिलिटीज को सेटल करना। तो लायबिलिटीज को सेटल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू कैश। आप क्या करते जा रहे हो? अब लायबिलिटीज को पैसे देते जा रहे हो, है ना? तो जो भी टू कैश, अगर कैश पेमेंट किया तो टू कैश, या फिर मान लो कि आपने पेमेंट नहीं किया, किसी पार्टनर ने बोला कि चलो हम पेमेंट कर दे रहे हैं, तो आपको उस पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो। ठीक है? अगर कोई भी पार्टनर बोलता है कि आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू पे दिस लायबिलिटी, सो वी विल राइट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लायबिलिटीज को सेटल करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि कोई एसेट मान लो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, वैसे मान लो कि एक लायबिलिटी है क्रेडिटर, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तो क्या मानेंगे? तो वहां पे ये मानेंगे कि उस क्रेडिटर को उसकी जितनी भी बुक वैल्यू उतने से पैसा दे दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मान लो बुक्स में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ था क्रेडिटर, और हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ पे ट्रांसफर भी कर दिया क्रेडिटर 20,000 रुपए। ठीक है? अब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, ये दिया ही नहीं है कि उसको पैसे दिए कि नहीं दिए, तो हम क्या मानेंगे? कि उसको पैसे दे दिए। ये माना ही जाएगा कि उसको हमने पैसे दे दिए, ये माना जाता है। ठीक है? बीपी बिल्स पेबल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तो मानेंगे कि उसको हमने पैसे दे दिए। तो अनलेस अदरवाइज मेंशन वी अज्यूम दैट द लायबिलिटी हैज बीन पेड, उसको हमने पैसे दे दिए हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है? तो अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे करने के लिए बोल दिया तो उस पार्टनर को हम पैसे देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किस तरीके से हम लायबिलिटीज को, एसेट्स को सेटल करेंगे, आपने समझ लिया। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट लायबिलिटीज। मान लो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो कोई लायबिलिटी नहीं है, वो आपको चुकाना नहीं है, तो उसकी पेमेंट करने की गलती मत करना। प्रोविजन फॉर बैड डेट, उसको भी पेमेंट करने की गलती मत करना। ठीक है ना? अगर मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने ट्रांसफर कर दिया, तो उसमें उसके कोई पैसे आपको देने नहीं पड़ते हैं किसी को। ये बात आप ध्यान रखना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी नहीं है वो। लायबिलिटी साइड जरूर लिख रहे हैं, बट इट इज नॉट अ लायबिलिटी। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई लायबिलिटी नहीं है जो आपको पैसे देने पड़ेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है जिसमें कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, उसके पैसे आपको डेफिनेटली देने पड़ेंगे। ठीक है? तो जितनी भी चीजें मैंने बोली अभी, ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि यार कैसे होगा, मगर प्रैक्टिस करते करते ये चीजें बन जाती है। अभी क्वेश्चन ही अपन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसलिए मैंने खाली इसको एक्सप्लेन करने के लिए आधा घंटा आपसे लिया है कि ये आप अच्छे से एक बार समझ लें, तो फिर क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है? तो 4 चीजें बेसिकली हमने देखी, 4 स्टेप्स। पहला, एसेट्स को ट्रांसफर करो, मगर करने से पहले कैश, बैंक और पार्टनर्स के डेबिट बैलेंसेस को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है? लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो, मगर इंटरनल लायबिलिटी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तीसरा, जब हम एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं तो बाय कैश लिखेंगे या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, डिपेंड करता है। यदि कैश में जा रहा है तो कैश, कोई पार्टनर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कि जिसके एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है उसको हम मानेंगे कि कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ है। अब आ जाओ सीधा लायबिलिटीज पे। तो लायबिलिटीज को अपन ने जब ट्रांसफर किया तो लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। लायबिलिटीज की पेमेंट करने के दौरान
आप अगर आप खुद से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, अगर कोई पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर को आपको पैसा देना पड़ेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। किसी लायबिलिटी के बारे में कोई जानकारी यदि नहीं दी हुई है तो क्या करेंगे बताइए, तो उसकी पेमेंट हमको करनी ही करनी है, किस पे, बुक वैल्यू पे। ठीक है, क्लियर है। बाकी कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हम क्वेश्चन जब करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब मेरे ख्याल से अपन सीधे क्वेश्चन पे आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले इत्मीनान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और फिर अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2017। ये कुछ लायबिलिटी की और एसेट्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, शो द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टेप 1 इज टू ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। बट बिफोर ट्रांसफरिंग व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट क्या ट्रांसफर नहीं करना है वो मैंने अभी डिस्कस किया था, याद होगा आपको, है ना। तो अब आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होके आप बताइए, भले ये वर्चुअल क्लास है उसके बावजूद भी थोड़ा इन्वॉल्व रहिए, आंसर दीजिए। ये कैश इन हैंड जो है वो होगा कि नहीं, डेबिट साइड में लिखेंगे कि नहीं? कैश इन हैंड नहीं लिखेंगे। कैश एट बैंक लिखेंगे क्या? कैश एट बैंक भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है ना। कैश को थोड़ी ना आप बेचोगे। स्टॉक एंड ट्रेड को ट्रांसफर करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे, स्टॉक एंड ट्रेड को करेंगे। इन्वेस्टमेंट को करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो देख लो, क्या इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन फंड भी दिया हुआ है क्या? ये लायबिलिटी साइड देखो, बिल्कुल दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन फंड को भी बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर करवाओ, है ना, मैंने बताया था, ये आप ध्यान रखना। अब ये डेटर है, डेटर को ट्रांसफर करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। और किस पे करेंगे? ग्रॉस वैल्यू पे। क्यों ग्रॉस वैल्यू पे? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है ना। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप उधर लिखेंगे, किधर? लायबिलिटी साइड। दोनों को ट्रांसफर करना है, ध्यान रखना है। प्लांट एंड मशीनरी को करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्डिंग को करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गुडविल को करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई, ये तो सीधा सीधा पार्टनर्स के किस में चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्योंकि गुडविल, देखो पार्टनर ये क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे भाई, हम तो अभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं, प्रॉफिट कहाँ से आ गया? ये तो प्रॉफिट अगर है, मतलब लॉस है हालांकि, क्योंकि एसेट साइड में लिखा हुआ है, तो ये पार्टनर्स के बीच में हम बांट देंगे। ठीक है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे आने वाला नहीं है। अब उसके बाद आ जाओ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किधर जाएगा? क्रेडिटर्स जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बिल्स पेबल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मिसेस एस लोन, ध्यान रखना, मिसेस एस लोन बोल रहा है, तो मिसेस एस लोन जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ए का लोन नहीं है, मिसेस ए लोन है। मिसेस बीस लोन बिल्कुल जाएगा। जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व तो आप सीधा सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। ठीक है ना, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है, ऐसे ट्रांसफर करते जा रहे हैं अपन। ये स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड कितना है? 5000। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखना टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, तो आप चाहें तो ये पूरा यहाँ पे लिखते जाए। 5000 ये हो गया स्टॉक। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। ठीक है, उसके बाद डेटर, डेटर कितना है? 20,000। जब डेटर लिख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट भी लिख दिया, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें दिक्कत होती है, क्योंकि आप जब लाइब्रेरी करोगे तो यहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा आपका, तो इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट अपन ने तुरंत कर लिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? प्लांट
टन मशीनरी 20,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना है, 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुडविल है, गुडविल कितना है, 4,000। ठीक है, ये हो गया हमारे एसेट से इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर मैं लिख देता हूँ बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, इसको भी एक काम करते हैं अपन, यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज ये प्रोविजन हो गया कितना, 2,000 रुपये। ठीक है, और फिर इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है, 30,000। ठीक है, उसके बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है, 8,000। और उसके बाद है मिसेस एस लोन, मिसेस एस लोन कितना है, 5,000। उसके बाद मिसेस बीस लोन, मिसेस बीस लोन कितना है, 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 1,000। ठीक है, इसका टोटल कीजिए, बताइए। फिर इसका टोटल करते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 20,000, 15,000, 4,000, तो ये हो जाता है 74,000। ठीक है, और ये होता है 56,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे क्या बोलता है, अभी अपन ने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कर लिया है। अब यहाँ बोलता है ए प्रॉमिस टू पे मिसेस एस लोन एंड टुक स्टॉक एंड ट्रेड एट 4,000। ए जो है वो मिसेस ए का लोन ले रहा है, ये मिसेस ए का लोन कितना है, 5,000, वो ए लेने के लिए तैयार हो गया। तो हम नहीं दे रहे हैं पैसे, वो कौन दे रहा है, ए, तो हम किसको देंगे, हम तो ए को देंगे, टू ए। ठीक है, ये मिसेस ए लोन कितना है, मिसेस ए लोन 5,000, 5,000 मिसेस ए लोन। और स्टॉक एंड ट्रेड भी खरीदने के लिए तैयार हो गया 4,000 में। ये देखो आपका स्टॉक एंड ट्रेड था 5,000 का, तो कितने में खरीदा है, 4,000 में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ए, क्या ले रहा है, स्टॉक, कितने में, 4,000 में, 4,000 में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो आधा इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 10,000 का, इसमें से आधा इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे बाय बी, है ना, इन्वेस्टमेंट ले लिया मगर आधा, वो भी कितने में, 10% डिस्काउंट। तो इसका आधा होता है 5,000, 10% डिस्काउंट हो जाता है घटाने के बाद 4,500। ठीक है, डेटा रियलाइज 19,000, डेटा में से हमको पैसे मिले कितने, 19,000। तो बाय कैश कितना, ये 19,000 है। ठीक है, ये किस चीज के पैसे मिले हमको, डेटर्स से मिले। ठीक है, creditors and BP were due on average basis of 1 month after 31st March, but they were paid immediately on 31st March at 6% discount per annum। ध्यान देना, ये क्रेडिटर्स और बीपी को हमें पैसे 1 महीने बाद देना था, मगर हमने अभी दे दिया तो हमको 6% पर एनम का डिस्काउंट मिल गया, क्रेडिटर्स और बीपी। तो क्रेडिटर्स प्लस बीपी कितना हो जाता है, 38,000। तो 38,000 इंटू 6% हो गया
पूरे साल का, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। मैं करके बता दूं मैं आपको, देखो क्रेडिटर्स और बीपी तो मिला के होता है 38,000 इंटू 6% इंटू, हाँ अब ये 6% है, मगर हमको कितना, क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स एंड बीपी वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च, तो हमको एक महीने का डिस्काउंट मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाय 12, तो डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ जाएगा 190 रुपये। तो आपको जो पैसे देने हैं वो 190 कम देने हैं, तो टू कैश ना, ये क्रेडिटर्स प्लस बीपी है ना, दोनों मिला के हमने देना था 38,000, 190 कम करके दे दिया, तो हमको देना पड़ा 37,810। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे आ जाओ, टू कैश तो हो गया ये। प्लांट रियलाइज 25,000, बिल्डिंग से मिले 40,000, गुडविल से मिले 6 और इन्वेस्टमेंट से मिले 4,500। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं। बाय कैश प्लांट से मिल गया 25,000, ठीक है, बिल्डिंग से मिल गया कितना, 40,000, ठीक है, गुडविल से मिल गया कितना, 6,000 और इन्वेस्टमेंट से मिल गया 4,500। तो कुल मिला के कितना हो गया, 25 और 40 65 और ये हो गया मेरे ख्याल से 75,500, ठीक है। There was an old typewriter in the firm which had been written off completely from the books. It is now estimated to realize 300. It was taken away by B at this estimated price. B ने एक पुराना टाइपराइटर था जो किताबों में नहीं लिखा हुआ है, मगर वो खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो B ने इन्वेस्टमेंट भी लिया था और प्लस यहाँ पे टाइपराइटर लिख देते हैं, प्लस 300 यहाँ मैं 4800 कर देता हूँ, ठीक है। 300 रुपये बीच से हमको और लेने हैं, 4500 रुपये इन्वेस्टमेंट था प्लस 300 रुपये का टाइपराइटर ले लिया उसने। रियलाइजेशन के खर्चे हैं 1000, तो इसमें हमारे और पैसे कुछ खर्च हो गए। टू कैश वो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 1000, ठीक है, डन है। मेरे ख्याल से सारी चीजें हो चुकी हैं, अब हमको खाली टोटल करना मेरे ख्याल से बाकी है, ठीक है। तो आप दोनों साइड का टोटल करके बताइए। एक क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,59,300, ठीक है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है। और डेबिट साइड का टोटल इस साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का 1,17,810। हाँ, मगर एक चीज हमने और छोड़ी हुई है, आपको अगर ध्यान आए, देखो ये आपकी जो लायबिलिटीज हैं, ये जो लायबिलिटीज हैं, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट तो देना नहीं पड़ता है। क्रेडिटर की पेमेंट कर दी क्या, देखो ये क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, पीपी की पेमेंट कर दी, बिल्कुल कर दी। मिसेस एस लोन की पेमेंट कर दी क्या, मिसेस एस लोन की पेमेंट भी ए ने कर दी। मिसेस बीस लोन की पेमेंट कर दी क्या, तो मिसेस बीस लोन की पेमेंट नहीं की है, तो जो कि हमको करनी पड़ेगी। मिसेस बीस लोन कितना, 10,000 तो ये कितना हो जाएगा, 1,17,810 प्लस 10,000, ठीक है, तो होता है 1,27,810 होता है, 1,27,810। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, जो कि फाइनली बिजनेस को वाइंड अप करने पे हम बना रहे हैं, कि फाइनली बिजनेस को वाइंड अप करने पे जो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सारे एसेट्स को बेच के, सारी लायबिलिटीज को चुका के
और फिर हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर तो वो प्रॉफिट है, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर वो लॉस है। तो यहाँ पे जो आ रहा है टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, दैट इज हाउ मच 31490। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है इन पार्टनर्स का, ए और बी के बीच में बांट देंगे। इनका रेशियो दिया हुआ है क्या, देखिए कोई रेशियो इनका नहीं दिया हुआ है तो इनको इक्वली बांट देते हैं। इक्वली बांट देंगे तो हो जाएगा 15745 15745। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाता है 159,300। क्लियर है? तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनके तैयार है। मगर यहाँ पे हमको केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना है भाई, हमको रियलाइजेशन के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। एक काम करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम इधर फिलहाल ट्रांसफर करते हैं। चलिए, यहाँ पे जगह अब थोड़ी कम है, आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। ये ए बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इनके ओपनिंग बैलेंसेस होने चाहिए। ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं, एक सेकंड, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाएगा। ये ए बी। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ए और बी के जो बैलेंसेस हैं वो लिख लेते हैं अपन यहाँ। बाय बैलेंस कितना है, 10,000 ए का है, 10,000 बी का है। ठीक है, उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो तो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, ये जनरल रिजर्व नहीं बांटा था, तो जनरल रिजर्व बांट देंगे अपन, ये जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना कितना, आधा आधा, 5,000 5,000। कोई दिक्कत है? जनरल रिजर्व कैसे बांटते हैं, नहीं ना। अब इधर आइए, इधर और क्या कुछ बांटने के लिए है क्या, ये है आपका लॉस। हाँ, तो लॉस इधर बांटेंगे हम, ये प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 1750 और 1750। ठीक है, ये भी हो गया। ये आपकी बैलेंस शीट में से तो जो कुछ लेना था हमने ले लिया। अब सीधे आ जाइए आप इधर। अब इधर आप देखो 2A 2B अगर ऐसा लिखा हुआ मतलब हमको पार्टनर्स को देना है, और बाय मतलब लेना है ना। ये 11th के बेसिक्स हैं। टू राम मतलब राम को देना है ना, राम अकाउंट डेबिट मतलब लेना है, तो 2 में देना है, बाय में लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले ये 2A है, मिसेस ए लोन है ना, तो हम ए को देना है, तो जो ए को हमें देना है वो हम क्रेडिट करते हैं। ध्यान है ना, ये हमें जो ए को देना है वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जो लेना है वो डेबिट। तो यहाँ पे आपको ए को देना है, किस चीज का देना है, मिसेस ए का लोन उठा रहा है वो, ठीक है, उसका देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिखेंगे रियलाइजेशन।
जगह कम है ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मिसेस एज लोन। तो हमें ए को देना है 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये ए को देना है। ए और बी को देना है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, तो प्रॉफिट रियलाइजेशन का देना है ए और बी को दोनों को, तो 15,745 15,745 ये हमें देना है। अब लेना क्या है हमको, यहाँ पे देखो ये ए से लेना है स्टॉक का पैसा, तो हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे स्टॉक। ए से कितना लेना है 4,000, ठीक है। बी से क्या लेना है, बी से इन्वेस्टमेंट और टाइपराइटर दोनों मिला के 4,800 लेना है, तो ये 4,800 बी से लेना है। तो ए का भी हो गया, बी का भी हो गया, ठीक है। और कुछ बचा क्या, एक बार देखिए आप लोग अच्छे से, कुछ और बाकी है, ठीक है। तो चलिए टोटल करते हैं 10,000 5,000 5,000 15,745, तो 35,745 माइनस 1,750 माइनस 4,000 है ना। ए को हमें ये सब देखो इधर, ए को हमें ये सब देना है और उससे ये सब लेना है, तो अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा हमको। तो हमने जो दे दिया टू कैश वो आ रहा है 2,995, ठीक है। फिर बी के पास चलते हैं, 10,000 देना है, 5,000 देना है, 14,745 देना है, माइनस 1,750 माइनस 4,800, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 24,195। ये हमने किसको दे दिया, बी को दे दिया, ठीक है। तो ये हमने कैश इनको ए और बी को दे दिया, डन। अब क्या बचता है, अब जो बचता है वो है हमारा कैश अकाउंट। अब एक कैश अकाउंट, आखिर में आपका कैश अकाउंट बंद हो जाना चाहिए। हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो कहाँ से किए हैं, हमने वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप देखिए कैश से किए हैं। तो जब आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, सब कुछ बेच बाच के आखिर में सारी लायबिलिटी सेटल करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जब सब कुछ बांट दिया तो कैश आपके पास कुछ बचना है नहीं। ये बात समझ में आ रही है। तो आखिर में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज योर कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट एकदम आसान होता है, पहले मैं फॉर्मेट बना लूँ। चलिए ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। अब आप एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास कैश रखा हुआ है कितना 500, तो हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, और आपके पास बैंक के भी 8,000 हैं, वो भी ले आओ, तो वो भी हमने मान लो विड्रॉ कर लिए, है ना। तो हमने यहाँ पे वो भी विड्रॉ करके यहाँ पे लिख दिया टू बैंक, वो भी पैसे आ गए कितने 8,000, ठीक है। अब आप देखते जाओ कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आप पेमेंट, आप जहाँ पे पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे टू कैश आएगा, और जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहाँ क्या आएगा बाय कैश। देखो ये सब आप पेमेंट कर रहे हो, टू कैश टू कैश टू कैश टू कैश, है ना। ये सब ये नहीं, ये टू कैश नहीं है, ये आपका टू कैश है। तो जो भी टू कैश है वो पैसे आपके पास क्या हुए हैं, वो पैसे आपके पास से गए हैं। ये आपने 11th में पढ़ा है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मतलब पैसे गए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो जो जो पैसे गए हैं पहले वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये आपने ए और बी को इतना इतना पैसा दिया आपने, तो हमने लिख दिया बाय, किसको दे रहे हैं ए, और ये बाय बी, ठीक है ना। ये ए को हम पैसे दे रहे हैं, क्लियर है ना ये चीज, कि कैसे पता चलेगा कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। टू कैश है मतलब पैसे जा रहे हैं, बाय कैश है मतलब पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ए को हमने दिया 2,999 पॉइंट, नहीं एक सेकेंड, 2,995, ठीक है। और बी को हम दे रहे हैं 24,195, क्लियर है। तो ये पैसे हमारे पास से गए हैं, ठीक है। और किसको हमने पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए आप, ये रियलाइजेशन अकाउंट में हमने पेमेंट किया है टू कैश, अगेन पैसे जा रहे हैं क्रेडिटर्स को, और बिल्स पेबल के लिए पैसे दिए।
तो अगेन पैसे जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है, जो रियलाइजेशन का है वो रियलाइजेशन, तो बाय रियलाइजेशन 37810। ठीक है, और फिर ये भी आपके शायद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ भी हमने लिख दिया बाय रियलाइजेशन। ब्रैकेट में आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है ताकि मैं एक्सप्लेनेशन लिख सकूं। ठीक है, और फिर से यहाँ पे अगेन हम दे रहे हैं, तो अगेन बाय रियलाइजेशन कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये सारे पैसे हमने दिए हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास ये पैसे आ रहे हैं, ये देखो ये एसेट्स हैं, इन एसेट्स को आपने बेचा तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, है ना। ये डेटर्स में से, ये डेटर्स में से कितना आया, ये 19,000 आया, और बाकी सारे ये एसेट्स में से ये 75,000 आया। तो ये आया है, तो हम यहाँ पे एसेट आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। डिटेल आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 19,000, और एक और है टू रियलाइजेशन, दैट इज 75,500। ठीक है, तो इसका टोटल करके देखते हैं अपन दोनों साइड का, और कहीं से कुछ कैश वगैरह आपको दिखाई दे रहा है क्या, देख लीजिए आप। तो इनका टोटल दोनों साइड का एक बार अपन देख लेते हैं। तो डेबिट साइड में 500 प्लस 8,000, 8,500 प्लस 19,000 प्लस 75,500। तो डेबिट साइड का जो आपका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,03,000। ठीक है, और यहाँ का भी टोटल आपका सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 7810 प्लस 1,000 प्लस 2,000, तो यहाँ का भी टोटल जो आया आपका वो आया 103,000। ठीक है, क्लियर है ये। तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी धीरे धीरे और आगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफी है। बाय बाय।